नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद का मानसून सत्र नज़दीक आ रहा है, 20 तारीख से शुरू होने वाला है और इधर बीजेपी सरकार के खिलाफ जो विपक्ष की लामबंदी है वो तेज़ होती जा रही है। मुद्दे जिन पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है वो मुद्दे और भी ज़्यादा मुखरता के साथ अब तेज़ होते जा रहे हैं। सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों की समस्याओं तक के सारे मामले और विदेश नीति पर सरकार किस कदर घिरी हुई है, इन सब पर विपक्ष हावी है। रणनीति बन रही है किस तरह से सरकार को घेरना है। 16 तारीख को सोनिया गांधी के घर पर विपक्ष की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इधर जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर से लेकर सड़कों तक वहां पर युवा है और छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 17वां दिन है जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और इधर आयशा के कुछ छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार इस 3 हफ्ते से ज़्यादा इनका आंदोलन हो गया है। सरकार की तरफ से अभी कोई वहाँ उनको पूछ तक नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक और जो छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं वो अपना आमरण अनशन तोड़ दे, क्योंकि ये सरकार इस किसी की सुनने वाली नहीं है और ना ही किसी की जान की परवाह है। केवल सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से ही सरकार को शायद सुनाई पड़े। धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है, लेकिन मुद्दे बहुत से हैं जिन पर सरकार बुरी तरीके से घिरी है। चाहे सरकार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अलावा RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बुरी तरह से घिरा हुआ है। चढ़ावा चोरी के मामले में जिस तरह सीधे सीधे RSS निशाने पर है, RSS की भूमिका वहां पर संदेह के घेरे में है, उसकी वजह से वो भी बैकफुट पर इस समय दिखाई पड़ रहा है। 3 दिन की महत्वपूर्ण बैठक हुई प्रचारकों की, लेकिन इस मुद्दे पर संघ के पास कोई जवाब नहीं था कि कैसे वो लोगों का सामना करे, किस तरीके से इस चढ़ावा चोरी के मामले को डिफेंड करे। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच जो प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्रों की जो मांग है उनको लेकर सरकार इतनी उसको इग्नोर कर रही है, खामोश है। उसके पीछे क्या वजह है? अब इसको जब ये सवाल संसद में भी उठेगा तो शायद सरकार का कोई जवाब आए, या फिर संसद की कार्यवाही उसी तरीके से रोज़ बाधित होते हुए और आखिरकार कुछ विधेयकों को पास करके उसकी समाप्त कर दिया जाए, उसकी इतिश्री हो जाए। लेकिन जो मुद्दे हैं ये मुद्दे ऐसे हैं कि अब इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और RSS के भीतर भी ज़बरदस्त आंतरिक संघर्ष चल रहा है। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, RSS के अंदर ज़बरदस्त आंतरिक संघर्ष चल रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच भी अब खबरें आने लगी हैं कि काफ़ी कुछ मामला ठीक ठाक नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब बदलती दिखाई पड़ रही है, उसमें ये खबरें भी अब तैरने लगी हैं कि सब कुछ ठीक ठाक बीजेपी के अंदर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अब सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका है। ये समझा जाने लगा है कि नरेंद्र मोदी अब जो है उनका सूर्य अस्ताचल की तरफ है, ये अब समझ में आने लगा है। तो वहाँ नरेंद्र मोदी के बाद कौन की लड़ाई भी वहाँ शुरू हो गई है, तो एक दूसरे को निपटाने के खेल भी वहाँ चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रोश जो है वो जनता में भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है, जिस तरीके से एथेनॉल का मसला आ रहा है, ये सारे मसले नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा कहिए आप आक्रोश जो है उसको पनपा रहे हैं। चूँकि सबके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ही माना जा रहा है, क्योंकि ये एक आम धारणा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसलिए जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। बिल्कुल उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। और जिस तरह से ये चढ़ावा चोरी का मामला आया है, इसमें सीधे तौर पर जो उंगलियां उठ रही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS के प्रमुख मोहन भागवत के ऊपर उठ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों की एक तरीके की जुगलबंदी है, क्योंकि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो प्रधानमंत्री के जरिए हुई हैं और उसमें जो सहमति रही है वो RSS प्रमुख की रही है। बहरहाल इधर सरकार जिस तरीके से तमाम इन जरूरी मुद्दों को इग्नोर कर रही है, उसको लेकर विपक्ष तमाम
तमाम सवाल उठा रहा है। निश्चित तौर पर ये सारे मुद्दे अब 16 तारीख को जो बैठक हो रही है सोनिया गांधी के घर पर, उसमें ये तय होंगे कि किन मुद्दों पर किस तरीके से उनको संसद में उठाया जाए। लेकिन चाहे छात्रों का मुद्दा हो, चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, विदेश नीति हो, ये मामले तो निश्चित तौर पर उठने ही उठने हैं। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है छात्रों के मुद्दों को लेकर ही, और क्या कुछ लिखा है वो भी हम देखते हैं। और ये सवाल भी उठाया है कि आखिर सरकार इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है, छात्रों की बातों को वो इस तरह से अनसुना कैसे कर सकती है। देखते हैं राहुल गांधी का ट्वीट जो उन्होंने लिखा है। लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई पता नहीं है, लीक करने वाले आज़ाद, सिस्टम बेदाग और सज़ा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर दराज के सेंटर तक गए और अब बस इंतज़ार कर रहे हैं बिना तारीख बिना जवाब। मुख्यमंत्री जी 3 चीज़ें आज ही। नंबर 1 समय सीमा, टीईटी की नई तारीख अभी घोषित की जाए। नंबर 2 जवाबदेही, लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं। नंबर 3 भविष्य की रक्षा, जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। गलती संस्था की, सजा अभ्यर्थी को, ये इंसाफ नहीं है। 17 जुलाई को देहरादून में पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है शिक्षा क्रांति का, ऐसी व्यवस्था बनाने का जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं अपनी मेहनत का फल मिले। तो ये महाराष्ट्र में टीटी के पेपर की बात कर रहे हैं अमलेंदु जी। उधर नीट का जिस तरह से पेपर आउट हुआ, उसके पहले भी आउट हो चुके हैं। लगातार वही एजेंसी जो परीक्षा करा रही है उसी के जरिए पेपर लीक हो रहे हैं। इस धांधली में वो बार बार पाई जा रही है, परीक्षाएं करा नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी उसी एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बार बार दी जा रही है। तो क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उस संस्था को क्लीन चिट दे रहे हैं और यहाँ शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र दिखाई पड़ रही है। सोनम वांगचुक के अलावा अनशन पर जो और भी छात्र बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, उनमें आयशा की जेएनयू की नेता हैं, छात्रा हैं नेहा, उन्होंने, उनके साथ और भी कई छात्र हैं, वो लोग भी बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। क्या कुछ कहा है नेहा ने, एक बार सुनते हैं। और उनके अनशन का भी आज 17वां दिन है और सोनम वांगचुक के अनशन का भी 17वां दिन है, यानी वहाँ सोनम वांगचुक के अलावा कई और लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे युवा वहाँ जा रहे हैं, उस प्रदर्शन में अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन वहीं पास में पूरा का पूरा सरकारी तंत्र है, पर वो सरकारी तंत्र अब तक उनका हाल जानने के लिए नहीं आ सका है। सुन लेते हैं पहले नेहा क्या कह रही हैं, जो 17 दिन से आमरण अनशन पर जंतर मंतर पर बैठी हैं। आज भूख हड़ताल के 16वें दिन भूख के बारे में बात करते हैं। वो नहीं जो 16 दिन के बाद सोनम वांगचुक को लग रही है, मुझे लग रही है, आमीन मनीष को लग रही है। वो भूख जो सत्ता में बैठे लोगों को लगती है। आज साथी दीपक जो 21 साल के दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और आज 16 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे, हाइपरवोलेमिक शॉक की वजह से उन्हें आज हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हाइपरवोलेमिक शॉक क्या होता है मुझे भी नहीं पता था आज तक। जब आपकी बॉडी में वाइटल्स ऊपर नीचे होने की वजह से, ब्लड प्रेशर और फ्लूइड्स की कमी होने की वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स तक खून जाना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं हाइपरवोलेमिक शॉक। आप सब ने सोनम वांगचुक को खड़े होने में दिक्कत होते हुए देखा होगा, चलते हुए दिक्कत होते हुए देखा होगा। हम 6 से शुरुआत किए थे जब 6 स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पे बैठे थे। आज हम 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्योंकि बाकी तीनों स्टूडेंट्स की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें उठना पड़ा। ये है इस प्रोटेस्ट की सच्चाई, जहां पे लोग एक निर्दयी राजा के सामने अपनी जान सैक्रिफाइस करके इस देश के छात्रों और नौजवानों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप सबसे अपील है कि इस मूवमेंट से जुड़िए, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, चाहे वो यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स हों, सोनम वांगचुक हों, अभिजीत दीपके हों, और 20 तारीख के कॉल को जरूर ज्वाइन कीजिए।
तो यहाँ ये नेहा है, वो बता रही हैं कि 17 दिन हो गया है और किस तरीके से लगातार हालत ख़राब हो रही है। ख़ास तौर से सोनम वांगचुक जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी 17 दिन से बैठे हुए हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके प्रमुख अभिजीत दीपके, उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या लिखा है उन्होंने वो भी हम देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि आज 17वां दिन है सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर बैठे हुए, लेकिन सरकार को कोई सुध लेने की ज़रूरत सरकार को महसूस नहीं हो रही है। पर अपील की जा रही है अमलेंदु जी, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, कि सोनम वांगचुक और बाकी छात्र जो बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, वो अपना आमरण अनशन समाप्त कर दे, क्योंकि सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल अभिजीत दीपके का पहले ट्वीट देख लेते हैं। लिख रहे हैं कि सोनम सर की भूख हड़ताल का 17वां दिन, उनकी मसल्स कम होने लगी हैं और उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। बाकी सब की तरह मैंने भी उनसे अपना अनशन ख़त्म करने की गुजारिश की। उन्होंने शांति से जवाब दिया, मुझसे अनशन ख़त्म करने के लिए मत कहो, सरकार से पूछो कि वे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये सवाल तो सरकार से हर कोई पूछ रहा है और अब तो प्रधानमंत्री आ भी गए हैं विदेश की यात्राओं, कई विदेश यात्रा करके। उसके बाद भी अगर नहीं सुन रही है सरकार, या उसको नहीं पता लग रहा है, उनको ये उसके पास तक ये खबरें नहीं पहुंच रही हैं, तो फिर अब इसका कोई इसका रास्ता तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इसका कोई रास्ता नहीं हो सकता। और सरकार के पास अगर खबर नहीं पहुंच रही है तो आप बैठे ही क्यों, फिर आगे भी नहीं पहुंची, आप निपट भी जाएंगे तब भी सरकार की कोई नहीं करेगा, असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, और जो राजनीतिक दल आपको पीछे से चढ़ा रहे हैं, वो राजनीतिक दल आपके साथ कितना आएंगे, आगे क्या करेंगे? सोनम वांगचुक निपट जाएंगे, उसके बाद इनका फायदा कौन उठाएगा? विपक्ष के लोगों में भी जो इनके पीछे अब दिखाई पड़ने लग गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इसका फायदा उठाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि सोनम वांगचुक अपनी आमरण अनशन जो है इसको समाप्त करें। धरना चलता रहे, आपकी मांग है वो चलती रहे। इसको लेकर समीर जी सवाल ये भी उठा है, आप लोग सोशल मीडिया पर भी ये पूछें कि भाई वो जो 22 लाख छात्र जिनका पेपर लीक हुआ था, जिनको परेशानी थी, क्या वो 22 लाख छात्र भी अब इस धरने पर पहुंचेंगे? अभी तक उनमें से कितने पहुंचे? वो परीक्षा भी दे चुके। तो अगर वो परीक्षा भी दोबारा भी दे चुके और उनको ही अगर कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई मसला था, तो आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा हैं? ये सवाल भी आप उठने लगे। बहुत सारे सवाल इसको लेकर, लेकिन जो कहा इन्होंने अभिजीत दीपके ने, और इसको अभिजीत दीपके ने आज जो है फिर से बात की है उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे से बात करके जो है उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो है इसको गहरा अपना जो है वो संवेदना व्यक्त की और अपना कंसर्न जो है वो जाहिर किया है। और उन्होंने कहा है कि उनकी जो तेज़ी से हालत बिगड़ रही है सोनम वांगचुक की, उस पर उन्होंने चिंता जताई है। और उन्होंने भी सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की पुरजोर अपील की है और कहा है कि उनकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये समीर जी उन्होंने बात की है जो उद्धव ठाकरे ने कहा, इसको लेकर उनका कहना है। तो अब ये समझा जा सकता है कि लगातार मांगे जो की जा रही है कि वो अपना आमरण अनशन खत्म करें। और समीर जी परसों मैंने भी न्यूज़ पॉइंट में और कल भी न्यूज़ पॉइंट में ये बात कही कि किसी धर्मेंद्र प्रधान या किसी नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कीमती जान अब सोनम वांगचुक और नेहा की है। ये 25 छात्र जो बैठे हुए हैं अनशन पर, इनकी है, इनकी जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की जो है इस्तीफा जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये जिंदगियां जो हैं ये देश के लिए ज़्यादा कीमती हैं। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान अब देश के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये तो उनकी जान की कीमत बहुत ज़्यादा है, देश के लोगों को है। और ये इसको लेकर कि वो इस्तीफे की मांग को लेकर और उस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, जो सरकार इन सब के बावजूद कहती है कि यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते हैं। और यहाँ पर्यावरण कार्यकर्ता अपनी जान गंवा चुके हैं अनशन पर बैठकर, वो भी हम लोगों ने देखा है, और सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल अखिलेश यादव भी सोनम वांगचुक से ये अपील कर रहे हैं, और वहाँ जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो ये अपील उनसे लगातार की जा रही है कि आज 17वां दिन है, वो अपने आमरण अनशन को समाप्त कर दें। वहाँ धरने पर बैठे रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भूख हड़ताल जो कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उनके मरने की परवाह इस सरकार को नहीं है। क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव, एक बार देखते हैं उनके ट्वीट को। लिखा है उन्होंने कि श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है।
इसलिए भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है, उनके लिए धन ही प्रधान है। वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर हैं, उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं। और अमलेंदु जी इस लाइन को उन्होंने बोल्ड किया है। बोल्ड किया है, बिल्कुल बोल्ड किया है। बोल्ड करके लिख रहे हैं कि जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट रहे हैं। सत्याग्रह और सत्याग्रह ये इसको मिलाया है। हाँ, हालांकि बताया जाता है कि उनका जो ट्वीट लिखते हैं अखिलेश यादव का, वो हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं दिल्ली में, और ये कहा जाता है। और आगे लिख रहे हैं कि उन्हें ना युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है, ना उनके माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं। लोकतंत्र का गला घोटने वाली महापापी अधर्मी भाजपा उसके भूमिगत अपंजीकृत संगी साथियों के गिरोह को हराने और सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिकता की महाशक्ति हर सच्चे भारतीय की प्रेरणा बनती रहे, और आप देशवासियों, युवाओं, लोकतंत्र और पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ सदैव प्रकाश स्तंभ बने रहे, यही हम सबकी चाह है और प्रार्थना है। बिल्कुल। तो ये अखिलेश यादव ने भी अपील की है कि सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल समाप्त कर दे। अपने जान, उनकी जान कीमती है, दुनिया के लिए कीमती है, भारत के लिए कीमती है, यहाँ के लोगों के लिए। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो जीवित रहे या मर जाएं, लेकिन लोगों को ज़रूरत है और वो अपनी जान देने पर क्यों तुले हैं। तो उनसे लगातार ये अपील की जा रही है। उधर उद्धव ठाकरे ने भी अपील की है और अखिलेश यादव ने भी लगातार ये अपील की जा रही है कि आखिर आप आमरण अनशन पर, जिनको आप बताने के लिए, जिनको जगाने के लिए आप आमरण अनशन कर रहे हैं, वो इससे जगने वाले नहीं। हाँ बिल्कुल, वो इससे जगने वाले नहीं हैं। ये उनका है साफ संदेश अखिलेश यादव का। उद्धव ठाकरे ने भी अपील की है कि वो अपना अनशन खत्म कर दें। आदित्य ठाकरे जो है उन्होंने अभिजीत दीपके के उस ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से बातचीत की। अंग्रेजी में ट्वीट किया, वो हम लोग देख सकते हैं आदित्य ठाकरे ने क्या लिखा है, और हिंदी आप उसकी समझ। बिल्कुल, ये आदित्य ठाकरे लिख रहे हैं कि ये राजनीति से परे है, ये राजनीति से ऊपर की बात है जिसका हम सभी को समर्थन करना चाहिए। हमें उन लाखों छात्रों की आवाज़ बननी चाहिए जिनका भविष्य गैर जिम्मेदार सरकार और अक्षम मंत्री की वजह से अनिश्चित हो गया है। सोनम वांगचुक जी इन छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए उपवास कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सोनम वांगचुक की कोई या वहाँ पर जो भी और छात्र हैं वो भले ही राजनीतिक दलों के संगठन से जुड़े हुए हों, लेकिन ये मामला छात्रों की का है, युवाओं का है। यहाँ इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर बार बार परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लूटे जा रहे हैं, बिक रहे हैं, तो इससे छात्रों का भविष्य और अल्टीमेटली देश का भविष्य किस तरीके से खतरे में है। तो समस्या ये है, किसी का इसमें राजनीतिक कोई इसका मतलब नहीं है, इसीलिए राजनीति से ऊपर की बात है, राजनीति से अलग है, ये लिख रहे हैं आदित्य ठाकरे। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, आदित्य ठाकरे यही लिख रहे हैं कि ये राजनीति से ऊपर की बात है और अब आप जो हैं मतलब ये छोड़िए और आपके साथ हम खड़े हैं, ये एक तरीके से वो संदेश देना चाहते हैं कि छात्रों युवाओं के साथ सबको खड़े होना चाहिए। ये उनका एक तरीके से समीर जी संदेश है। लेकिन समीर जी ये इधर जनता मंत्र पे ये चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। पूरे देश भर में जिस तरीके से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस जो है वो अपना कर रहे हैं, हालांकि प्रशांत भूषण जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है समीर जी, उस ट्वीट को हम लोग देख सकते हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ट्वीट। महत्वपूर्ण ट्वीट है और ये है जो भी आपने कहा कि भाई उन लाखों छात्र जो है आखिर उनको कोई परवाह क्यों नहीं है, और उसी तरीके से बाकी और लोगों में इतनी संवेदनशीलता क्यों नहीं है कि इस मुद्दे को जो लिख रहे हैं प्रशांत भूषण, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सीनियर अमिताभ बच्चन की बात है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की बात वो कर रहे हैं कि सीनियर बच्चन ने उन पर केबीसी का एक एपिसोड बनाया था। आमिर खान ने उनसे प्रेरित होकर 3 इडियट्स फिल्म बनाई और उसकी कुछ शूटिंग उनके स्कूल में की थी। फिर भी जब सोनम वांगचुक बच्चों की शिक्षा के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर जंतर मंतर पर 16 दिनों से उपवास कर रहे हैं और उनका वजन 8 किलो से ज़्यादा कम हो गया है, तो लोग उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब बात सही है कि आखिर बिल्कुल समझिए, सीधा सीधा प्रकाश राज जो दक्षिण के अभिनेता है वो कई बार आ चुके हैं, अमिताभ बच्चन आ चुके। बीजेपी की पूर्व मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेनका गांधी
गई वहां पर, वो कल गई वहां पर, जी। वो पहुंची हैं। हाँ। तो यानी बीजेपी के अंदर से भी चीजें निकलकर वहां सामने आने लगी हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन अमिताभ बच्चन कहाँ सोए हुए हैं? हाँ। सत्यमेव जयते करने वाले आमिर खान कहाँ सोए हुए हैं? जी। रोज अनशन करने वाले रालीगढ़ सिद्धि गांव के अन्ना हजारे कहाँ खोए हुए हैं? ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। तो कल वो भी संजय राउत भी कह रहे थे कि तब तो हम लोग भी गए थे, अब आज कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, तो उनको आना चाहिए सोनम वांगचुक के समर्थन में। लेकिन समीर जी, लग ये रहा है कि सोनम वांगचुक का भी पीछे से कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सोनम वांगचुक भी इसकी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उनकी जान को कोई खतरा हुआ तो जो लोग पीछे से करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग माफ उनको भी नहीं करेंगे समीर जी। बिल्कुल, ये भी साफ तौर पे समझा जा सकता है। जी हाँ, कुछ आप कह रहे थे। हाँ, ये जो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सोनम वांगचुक को समझना चाहिए कि आपकी मांग अपनी जगह है और आपकी मांग बिल्कुल ठीक है, जायज़ है मांग आपकी, लेकिन वो आमरण अनशन से किसी हाल में पूरी होने वाली नहीं है। ये निष्ठुर और असंवेदनशील सरकार जो है समीर जी, ये किसी भी तरीके से आपकी बातें नहीं मानेगी और आपकी जान भी चली जाए तब भी इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने स्वामी सानंद और स्वामी निर्वानंद समीर जी, जी हाँ, जो जी अग्रवाल साहब जो इनके ही समर्थक थे, जी हाँ, उनकी जान की परवाह नहीं की, तो आपकी जान की परवाह ये क्यों करेंगे? सोनम वांगचुक भी तो पहले समर्थक रहे हैं कई मामलों में बीजेपी सरकार। बिल्कुल है। और यही बात जो है सागरिका घोष जो टीएमसी की सांसद हैं, वो कह रही हैं कि ये असंवेदनशील सरकार है, नरेंद्र मोदी को इसकी कोई परवाह नहीं है, नरेंद्र मोदी असंवेदनशील हैं और 17वां दिन है, तेजी से उनकी हालत बिगड़ रही है और ये बेशर्म जो है मोदी सरकार है। हम उनको भी सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, क्या कह रही हैं सोनम वांगचुक से? वो भी अपील कर रही हैं कि वो अपना अनशन तोड़ें, क्योंकि ये सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है कि वो आपके मरने और जीने से उसके ऊपर कोई फर्क पड़े। On the 1st of July, I visited the Cockroach Janata Party rally in Jantar Mantar. I met Abhijit, I met Saurav, I met all their associates, and I was impressed with the sheer spirit, the determination, the tenacity, the idealism of the massive crowd of young people that had gathered there. I met Sonam Wangchuk ji, and he's not only inspiring, he actually leads by example. He shows the way we can all be ideal citizens, asking for our rights out there in the public square, demanding democratic and citizenship rights. Sonam Wangchuk ji is now in the 17th day of his hunger strike and his health is failing fast. The Narendra Modi government does not care. The Narendra Modi government actually is incapable of caring. It is a completely inhuman government, and it is a government which is structurally incapable of responding to the needs of the people. This is because the Narendra Modi government is entirely focused on creating a make-believe world for the personality cult of Narendra Modi, projecting Narendra Modi and his diaspora rallies and those fake euphoric crowds and reading from the teleprompter. That is the तो कह रही हैं सागरिका घोष की सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है और उनकी सेहत तेज़ी से बिगड़ रही है। असंवेदनशील नरेंद्र मोदी को इसकी कोई परवाह नहीं है। बेशर्म मोदी सरकार नागरिकों की ज़रूरतों पर ध्यान देने में नाकाम रही है, क्योंकि वो मीडिया द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक दुनिया में जी रही है। अगले हफ्ते संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विपक्ष की ओर से हम शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसे अहम मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। तो ये निश्चित तौर पर ये संसद में ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, उनमें ये प्रमुख मुद्दा है, उनको भी सुनेंगे। लेकिन इन तमाम मुद्दों के अलावा जो अयोध्या का मुद्दा है या फिर तमाम दूसरे मंदिरों का मुद्दा है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस ये इनके भीतर भी जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। ये बातें अब लगातार सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, इनके बीच ये संघर्ष चल रहा है और आपस में मतलब मरे हैं, एक तरीके कहा जाए, आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, ये भी सामने आ रहा है। लेकिन समीर जी, जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का जो चल रहा है छात्रों की गूंज, उसके तहत कल जो है इंदौर से भोपाल तक की जेन जी साइक्लोथॉन जो है वो आयोजित की गई।
और जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल हुए। उसके हम देख सकते हैं कि जीतू पटवारी उसमें शामिल होने के बाद क्या कह रहे हैं साइक्लोथॉन में शामिल होने के बाद। तो सुन लेते हैं उनको। और अभी उनका एक साइकिल यात्रा भी निकालने वाले हैं। उसके पहले उनके भाई के यहाँ छापेमारी भी हुई थी, वो खबरें भी हम लोगों ने दिखाई थी। लेकिन जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं सुनते हैं उनको। आज सैकड़ों की संख्या में युवा दिख रहे गाँव विधानसभा ये शुरुआत है, ये संकल्प है छात्रों की गूंज का, युवाओं के स्वाभिमान का। 25 साल की बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे लोगों की, ये चिंता का विषय है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य को बचाने की, छात्रों के भविष्य को बचाने की, शिक्षा को बचाने की यात्रा है। ये मैसेज है कि एक प्रयास केजी से पीजी तक जो मुफ्त और क्वालिटी वाला एजुकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जो गरीब है वो मजदूरी है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, अज्ञानता भी है। ये 80 साल की आज़ादी के बाद है, तो ये चिंता है। मैं मानता हूँ कि हमें प्रयास एकमात्र, जो अराजकता है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो करप्शन है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेके, जो बार बार एग्जाम्स में धांधली है, वो चाहे नीट की धांधली हो, चाहे अन्य 90 बार मोदी के आने के बाद पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। जो माफिया आता है वो बीजेपी का ही क्यों होता है, शिक्षा माफिया? ये सवाल आज प्रदेश के सामने है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अलग जगाई है गैर राजनीतिक रूप से, कि शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और देश के भविष्य को बचाने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। हम उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। 2 दिवसीय साइकिल आज ब्रेक करेंगे, अपने कल भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में क्या कार्यक्रम है? भोपाल में भी एक ही उद्देश्य है, शिक्षा के केजी से पीजी तक फ्री मिले मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रयास है कि जो एग्जाम्स की धांधली, चार्टर एजुकेशन का और बार बार भारतीय जनता पार्टी का करप्शन से निजात मिले शिक्षा को। तो ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश में ये हो रहा है और उसमें तमाम शिक्षा से जुड़े मुद्दे, उसमें नीट पेपर धांधली भी है और दूसरे जो परीक्षा लीक हुए हैं उनका भी मुद्दा है और साथ ही छात्रों के साथ संवाद भी वहाँ पर हो रहा है। इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो भी रांची में थे, वहाँ उन्होंने जो छात्र हैं उनसे संवाद किया, एक ट्वीट उन्होंने किया है और एक छात्रा की बाइट भी उन्होंने उसमें टैग की हुई है। पहले ट्वीट देखते हैं क्या लिखा है इमरान प्रताप गढ़ी ने। और ये कार्यक्रम लगातार देश भर में पिछले कई दिनों से चल रहा है और अभी 9 अगस्त तक ये चल रहा है, 9 अगस्त तक। इमरान प्रताप गढ़ी लिख रहे हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से संवाद कर रहा था। एक छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बदलने की सलाह देते हुए कहा कि नेताओं को पढ़ाओ, देश भी बचाओ, बेटी भी बचाओ। इस बेटी की बातें प्रधानमंत्री जी को सुननी चाहिए। तो ये बात उस लड़की ने कही है उस संवाद के दौरान, चूँकि इसको सुन भी सकते हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी के NSUI और जो छात्र विंग है उनके नेताओं का छात्रों के साथ लगातार संवाद भी हो रहा है। तो क्या कह रही है ये छात्रा, एक बार सुनते भी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने के बजाय ये रहना चाहिए, नेता पढ़ाओ, देश भी बचाओ, बेटी भी बचाओ। ये बहुत अच्छा सुझाव है। बात ये है ऑन द पीक, बात बात पे पेपर क्यों होता है लीक? हर टाइम करते हैं झोल, जवाब देने के टाइम क्यों नहीं पाते हैं कुछ बोल? बहुत कर लिए, अब आप लोग रेस्ट, अब हम सब करेंगे मिलके आपके खिलाफ प्रोटेस्ट। आप सबका ड्रामा देख के अब गए हम सब पक, अब चाहिए हम सबको अपना हक। नहीं करेंगे अब आपको माफ, हम सबको चाहिए इंसाफ। बहुत अच्छा, थैंक यू मिजान।
देखिए यहां बैठे हुए बच्चों से दो बातें मुझे और कहनी है। कितना शानदार टैलेंट है मीजान के अंदर पोएट्री के जरिए अपनी बात कहने का। आप सोचो ये सीमांचल में कितना वर्सटाइल टैलेंटेड बच्चे भरे पड़े हैं। तो मीजान ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि नेता पढ़ाओ, देश भी बचाओ, बेटी भी बचाओ। आप जो बात कह रही हैं, आप जो हक मांगने की बात कह रही हैं, राहुल गांधी जी आपके इस मिशन के साथ खड़े हैं, हम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। और बिल्कुल जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये छात्रों का संवाद कार्यक्रम ये बिहार के पूर्णिया में हो रहा है और इसके पहले रांची में भी हुआ था और ये लगातार देश के तमाम शहरों में आयोजित हो रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात उस छात्रा ने कही अमलेंदु जी कि नेता पढ़ाओ, और बिहार में तो इसकी सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, बिहार में इसकी सख्त आवश्यकता है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये समझा जा सकता है कि इसकी बिहार में ही क्यों बल्कि पूरे देश में ही आवश्यकता है। जिस तरीके उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता है जी भाई, यहाँ सेंगर से लेके और कौन कौन तक जो है उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी हैं, जगह जगह हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ है। तो नेता आजकल भारतीय जनता पार्टी में ही जाते हैं। जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, तो सबसे ज़्यादा दुनिया के अपराधी भी वही हैं। तो ये है, तो इसलिए पढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि ये भी नहीं कहा सकता कि पढ़ने के बाद आदमी जो है वो उसकी पाश्विकता ख़त्म हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ने के बाद थोड़ी सा सुधार आता है। अब ये जो इसमें क्या कहा जाता है, ये अयोध्या में राम मंदिर में ट्रस्ट में जितने थे ये तो सब बहुत वेल क्वालिफाइड लोग हैं। चंपत राय तो केमिस्ट्री के बताते हैं कि लेक्चरर प्रोफेसर कुछ रहे हैं। हाँ वो रहे हैं। और समीर जी जितने IAS और IPS और जो सब भ्रष्टाचार में अफसर पकड़े जाते हैं सब पढ़े लिखे ही होते हैं, बिना पढ़े लिखे अफसर नहीं बन जाते। और इनको लंबे समय तक चरित्र निर्माण की ट्रेनिंग भी दी गई है इनको सबको, खासतौर से RSS वालों को शाखाओं में चरित्र निर्माण की ट्रेनिंग दी जाती है। बचपन से उठा लिया जाता है शाखा में और लूट लेके भगवान को, भगवान भी सोच रहे हैं कैसे भक्त थे जो हमको ही लूट के लेके चले गए। तो ये समीर जी सब देखने में आ रहा है। इधर समीर जी जिस तरीके से 12 साल जो मोदी सरकार के हो गए हैं और इसके बाद महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखते हैं जयराम रमेश का ट्वीट क्या लिखा है उन्होंने कि मोदी सरकार के 12 वर्षों का यही है असली सार, झूठे वादों की बहार और जनता पर महंगाई और बेरोजगारी का क्रूर वार। मोदी सरकार के 12 वर्षों में महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। अब खुद सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि जून में खुदरा महंगाई 17 महीने के उच्चतम स्तर यानी 4.38% पर पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण भारत में ये 4.74% है। महंगाई के साथ अब बैंकों की ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका बताई जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग पर घर और गाड़ी की EMI का बोझ भी बढ़ सकता है। मुनाफा पूंजीपतियों की जेब में और बोझ आम जनता की पीठ पर क्यों? पूंजीपतियों के संरक्षक प्रधानमंत्री मोदी आम जनता के दर्द पर कब बोलेंगे? अब बोलने की जो जगह है प्रधानमंत्री वहाँ भी एक तरफा संवाद करते हैं। अब संसद है वहाँ भी उसी तरीके से वो बोलते हैं जैसे किसी चुनावी रैली में बोल रहे हो। मतलब चुनावी रैलियां ही करते रहते हैं। विदेश जाते हैं तो वहाँ भी चुनावी रैली करते हैं। तो मतलब 18 घंटे विदेशी अखबार वाले तस्वीर क्या छापते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने वो टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ है। तो यानी जो सबको इंतजाम किया जाता है मीडिया मैनेजमेंट का, वो बाहर जाकर जो है समीर जी वो मीडिया मैनेजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये अब देखा जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का काम जो है वो नहीं हो पा रहा है और आक्रोश जो प्रधानमंत्री को लेकर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इधर जो एथेनॉल का मुद्दा है समीर जी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला है, बड़ा मुद्दा हो गया है। और एथेनॉल के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस ने। तहसीन पूनावाला एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने भी जनता मंतर पर वो 2 बार प्रदर्शन कर चुके। अरविंद केजरीवाल इसको लेकर लगातार कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एथेनॉल के मुद्दे को लेकर ही, प्रधानमंत्री को सीधे सीधे उन्होंने संबोधित किया है। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है वो भी हम लोग सुन सकते हैं इस एथेनॉल के मुद्दे पर भी समीर जी। बिल्कुल, ये मुद्दा भी एक बहुत ही समय गर्म बना हुआ है, क्योंकि इससे आम लोगों को जिस तरीके से पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाकर दिया जा रहा है उससे माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी का इंजन बैठ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये सब अफवाह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हर चीज़ अफवाह है और बाद में उसी अफवाह को सरकार जो उस पर ठप्पा लगा देती है।
कि हाँ जो अफवाह फैलाई गई थी वो अफवाह सही थी। तो भाई जो जिस समय अफवाह को आप कहते तो समय रहते क्यों नहीं मान लेते, लेकिन आप उस समय नहीं मानते हैं, बाद में आप उस अफवाह को ही जो है उस खबर बता देते हैं कि हाँ ये खबर एकदम सही है। तो ये सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको इथेनॉल को लेकर क्या सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से, सुन लेते हैं उनको। को लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। तो इसको 2 डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो है वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड मैंने की है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में, इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। अगर आप मेरे या हमारी पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उसके बायो में या इसके टेक्स्ट के बायो उसमें तो उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पिटीशन है, उस पिटीशन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन साइन करें और उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी पहले माइलेज इतनी थी, अब माइलेज इतनी आ रही है, मेरी इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है, ये कंपोनेंट्स खराब, जो एक्सपीरियंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पिटीशंस हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, उन सारे पिटीशंस की प्रिंट आउट लेके मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आऊँगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पिटीशन साइन करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुँच सके। इसके अलावा परसों मैं सर्विस स्टेशन गया था, पेट्रोल पंप गया था, लोगों से बात की थी, आप लोगों ने देखा उसको। तो एक तो मैं आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे लीडर्स को ये अपील करना चाहूँगा, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, सभी लोगों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे ना हो, जो लोग इस मुद्दे से दुखी हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने वीडियो बना बना के डालें, भर दें सारे सोशल मीडिया। तो ये इथेनॉल को लेकर के एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं। इनके कहने से पहले ही यहाँ सोशल मीडिया पे लोग अपनी गाड़ियों का अपने अनुभव बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक यूट्यूबर ने, बिहार के यूट्यूबर किया, उसको जिस गाड़ी का वो बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, उस गाड़ी कंपनी ने उनके खिलाफ नोटिस भेज दिया। बिल्कुल 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 वो है। और इस तरीके की चीज़, अच्छा समीर जी, कहा जा रहा है कि अब कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव है कि आप इस तरीके की कोई भी बातें आएँ तो उसको आप खारिज करें। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन अगर ये चर्चाएं ठीक है समीर जी, तो 25% करने का जो मामला था, उस पर बैकफुट पर क्यों आ गई सरकार, ये भी मालूम होना चाहिए जी। लेकिन उसके बारे में अब तक कुछ नहीं पता कि क्यों बैकफुट पर आ गई है। तो ये समीर जी सब चल रहा है देश के अंदर इस समय। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें कि किस तरह से इथेनॉल का मामला, और वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है चूँकि आम लोगों से जुड़ा मामला है, और लोग कितनी मुश्किलों से गाड़ी खरीदते हैं और उसके बाद फिर वो गाड़ी उनकी कुछ ही दिन में इस इथेनॉल के कारण, और ये ज़बरन लोगों को लेना पड़ रहा है पेट्रोल में इसको मिलाकर। यानी सरकार
पहले लोगों पर किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं और उसके बाद फिर उसको पता चलेगा कि नहीं ये तो अपना जो प्रयोग था ये सही नहीं निकला। लेकिन क्या उनकी भरपाई होगी जिनकी गाड़ियां खराब हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, सही बात है कि जिनकी गाड़ियां खराब हुई हैं उनका क्या होगा ये अभी तक आपने इसका कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, आपने जैसे तहसीन पूनावाला भी उस दिन न्यूज़ पॉइंट में जुड़े थे, वो कह रहे थे भाई मैंने अपनी गाड़ी का 15 साल का एडवांस टैक्स जमा कर दिया, आप मेरी गाड़ी के फ्यूल में चेंज कैसे कर सकते हैं जब आपने उससे 15 साल का टैक्स ले लिया? गाड़ी की भी कीमत है, उसका भी। अच्छा समीर जी, ये तो चलिए प्राइवेट। अच्छा, जो एक्सपर्ट हैं ये ऑटोमोबाइल के, वो कहते हैं कि गाड़ियां बनी ही उस जिस पेट्रोल से चलने के लिए हैं, आप उनको उसमें आप कैसे ये डाल सकते हैं? फिर तो ये हुआ कि आप मिट्टी के तेल भी आप उसमें डाल दीजिए, उससे भी चल जाएगी। अच्छा अच्छा, चल भी जाती है, क्योंकि तमाम जहाँ चोरी मतलब मिलावट होती है तो वहाँ मिट्टी का तेल मिलाया जाता है, इंजन खराब होगा बाद में। तो आप देखते होंगे एकदम से गाड़ियों से एकदम से धुआं निकलने लगता है, वो उसी की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें अच्छा, वो तो जो लोग मिलाते हैं समीर जी वो तो हेरा फेरी करते हैं, यहाँ तो सरकार मिलावट कर रही है। तो खेत को अगर बाढ़ मजबूर कर रही है कि आपको खरीदना कर रही है, खरीदना ही है, पैसा देना ही है आपको। तो ये जिस अच्छा, अब खबर ये आ रही है समीर जी कि जो अभी ये हुआ युद्ध का जो समय था उस दौरान भी मतलब काफी जो है वो मिलाया गया एथेनॉल बिना किसी जानकारी के, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। अब उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। बिल्कुल, तो यहाँ ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लोगों की गाड़ियाँ किस तरीके से जबरन ये एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डालने की वजह से वो ख़राब हो रही हैं। तो देखते हैं, संसद में भी ये मामला एक बड़ा मामला है, लेकिन बड़ा मामला इधर जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जिस पर बीजेपी और आरएसएस के भीतर भी इस समय ज़बरदस्त खींचतान चल रही है, रस्साकशी चल रही है, वो मामला है अयोध्या में मंदिर का। जिस तरीके से मंदिर में लूट हुई है, भगवान राम के मंदिर में वहाँ चढ़ावा चोरी हुई है। इधर बीच जो ट्रस्ट है उसने एक सीईओ यानी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए एक विज्ञापन निकाल दिया है। चर्चा पहले ही चल रही थी, हम लोगों ने यहाँ इस ब्रेकिंग कार्यक्रम में भी बात की थी कि ऐसा हो सकता है और कल एक विज्ञापन निकाला गया। उस विज्ञापन के आधार पर ऐसा लग रहा है कि शायद किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के लिए निकाला गया हो, लेकिन इसके लिए कई और लोग भी आवेदन कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर हैं, वो आईपीएस रहे हैं, अभी रिटायर नहीं हुए थे, लेकिन सरकार की आलोचना करते थे तो सरकार ने उनको जबरन रिटायरमेंट दे दिया। तो अपने आप में लिखते भी हैं कि जबरिया रिटायर्ड, वो अपना जो उनके नेम प्लेट के नीचे लिखा रहता है। उन्होंने भी इस पद के लिए आवेदन दिया है। सुन लेते हैं अमिताभ ठाकुर क्या कह रहे हैं, क्यों वो वहाँ पर राम मंदिर का सीईओ बनना चाहते हैं। स्वयं को प्रथम दृष्टया राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा विज्ञापित चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद के लिए बताई गई अर्हताओं के अनुरूप पाते हुए मैंने आज सीईओ पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। तो ये उन्होंने भी अपना आवेदन किया है और अमिताभ ठाकुर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। उसी जहां जिस पुलिस के वो अधिकारी होते थे वही पुलिसकर्मी उनको ले गए, लंबे समय तक जेल में रहे, इसलिए कि वो सरकार के तमाम चीज़ों की आलोचना करते थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते थे, सरकार के संज्ञान में लाते थे। ये तक उन्होंने कई बार दिया था कि थानों में किस तरीके से हर जगहों से वहाँ हर हफ्ते वसूली की जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हर हफ्ते वसूली की जाती है और ऊपर तक जाता है। ये सारी बातें जो है समीर जी ये लगातार आती रही हैं। तो एक बड़ा मसला जो है ये भी बन गया है कि किस तरीके से आप मतलब भक्तों की आस्था जो है उस पर भी डाका डाल रहे हैं। ये डाका ही है समीर जी। आप राम मंदिर के अंदर जो है अगर चोरी कर रहे हैं तो ये एक तरीके से डाका ही है, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये अब बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है। केसी वेणुगोपाल को एक बार सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि जो पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से, उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे जिन पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष बना रहा है। हाँ, तो और ये बैठक होनी है 16 तारीख को, यानी 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर पर। उसमें ये तय होगा, ये सारी बातें होंगी। उसमें विपक्ष के इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता मौजूद रहेंगे। केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। Going to raise in this parliament session, how do you see this? Brother, every issue relating to the people of this country will raise in the parliament by the opposition. Certainly, this
Ayodhya issue, Ram Mandir issue is one of the biggest corruption issue in this country. Not only a corruption issue, it is an attack on the faith of Hinduism. It is an attack on faith. So definitely we will raise this issue. Yesterday I saw a statement from RSS. They are apologizing. Yes. No, they have not apologized. They are saying it. They are disturbed about it, and they have. They are disturbed about these things. The people who have done all this misuse are now saying they are disturbed. Can you see this? The people who did all this theft is RSS and Vishwa Hindu Parishad. They are patronizing this robbery. Then they are telling they are disturbed by this. Quite amazing. Thank you. Sir, how do you see the Punjab issue, sir? The leaders are not happy, sir. So how do you? तो ये क्या बता रहे हैं के सी वेणुगोपाल, और बाकी ये भी कहा उन्होंने कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला भी बहुत अहम है। वो लिख रहे हैं कि विपक्ष संसद में देश की जनता से जुड़े हर मुद्दे को उठाएगा। राम मंदिर का मुद्दा देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में से एक है। ये हिंदू धर्म और आस्था पर हमला है। आरएसएस का कहना है कि वो इसे लेकर परेशान है। जिन लोगों ने ये चोरी की वे ही से लेकर परेशान है। बहुत अजीब बात है, आरएसएस और वीएचपी ने ही ये सारी लूट खसोट की है। तो वही बात है कि वहाँ बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, उनके भीतर भी इस चीज़ को लेकर हो रही है और कोई जवाब नहीं मिल रहा है आरएसएस को कि लोगों के सामने ये कैसे इसको डिफेंड करे। बिल्कुल 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 समीर जी, इसको वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से मतलब आप डिफेंड कर रहे हैं और इसमें क्या हुआ। अब सीधे सीधे के.सी. वेणुगोपाल कह रहे हैं कि भाई चोरी तो आरएसएस और बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने की है, और अगर इन्होंने चोरी की है तो आप जो हैं इसको क्या कह रहे हैं, आप किससे शर्मिंदा हैं, किससे आप कहना चाहते हैं। तो ये भी समीर जी एक तरीके से देखा जा रहा है कि भाई अगर आपने शर्मिंदा हैं, आप अगर चिंतित हैं तो आपने किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाया लूट खसोट करने के लिए। ये भी एक जो है सवाल समीर जी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं कि क्या कुछ हो रहा है और वहाँ पर इस मुद्दे पर किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस घिरे हुए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और संसद में इस पर बहस की मांग करेगा विपक्ष, ऐसा लग रहा है। अभी कोई औपचारिक इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब 16 तारीख को जब इस पर बैठक होगी परसों सोनिया गांधी के घर पर, तो निश्चित तौर पर इसके बारे में कुछ आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन के.सी. वेणुगोपाल बता रहे हैं कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इधर छात्रों के मुद्दे अपनी जगह है। इधर अमलेंदु जी, जहां पर बांकीपुर जो बिहार में, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहां से विधायक थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है उस पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में जेजेडी की जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है उसकी उम्मीदवार है वीणा मानवी। उन्होंने वहाँ के स्थानीय प्रशासन पर, पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनको चुनाव लड़ने से रोकने की किस तरह कोशिश की गई। हाँ, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले तो ये बताया गया कि उनको साहब किसी पुराने मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर जब वो गाड़ी में बैठी तो उनका कहा कि बताओ किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कहा गया कि अभी आपको बताते हैं, और फिर कुछ बताया नहीं गया, उनको इधर उधर घुमाया जाता रहा ताकि 3 बज जाए वो किसी तरीके से अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल नहीं कर पाए। तो ये बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। तो क्या समीर जी बांकीपुर में बीजेपी इसी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है, जो इसकी एक मॉडस ऑपरेंडी भी समझी जाती है कि पहले भी ये लोग इस तरीके का काम करते रहे हैं। तो इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। तो वीणा मानवी को हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या गंभीर आरोप पुलिस क्या लगा रही है पुलिस के ऊपर, की क्या कह रही है, किस तरह से उनको पूरा टाइम घुमाते रहे और उसके बाद जब नामांकन का समय निकल गया तो फिर गाड़ी से उतार दिया गया। सुन लेते हैं, वो अपनी आप बीती खुद ही बता रही हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुलाना मजबूरी थी मेरी, क्योंकि दिन भर जो सरकार ने मुझे परेशान किया, आज एक महिला होने के नाते इतना मेंटल हरासमेंट, इतना परेशान मैं क्या हूँ। मैं तो एक साधारण सी समाज सेवी हूँ। नॉमिनेशन करने गई, पूरी टीम जब मेरी वहां पहुंची नॉमिनेशन करने, बस अचानक प्रशासन वहां आता है, मैडम आप पे अरेस्ट वारंट है। अरे भैया किस चीज का है, बता तो सही। अच्छा बताते हैं केस नंबर, मतलब एफआईआर की कॉपी का। अच्छा वो नहीं है अभी, लेकिन आपको अरेस्ट करना है, ऊपर से आदेश है। भैया पेपर तो दिखा दो, किस चीज का अरेस्ट है। कुछ नहीं, सीधे बोलते हैं कि नहीं ये है वो है, बस करना है। चूंकि माहौल को मुझे कंट्रोल करना था, अगर मैं चाहती तो मेरे समर्थक जो है वहां बहुत ज्यादा आग बबूलत है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं जाके सीधे पुलिस की गाड़ी में बैठ गई।
अब इन लोग का ये था कि शायद ये नॉमिनेशन करने आई है, पुलिस ने मुझे उठा लिया, 2 घंटे 1.5 घंटे मुझे घुमाया पीएमसीएच मेडिकल के नाम पे, यहाँ से ले गए सीधे गाय घाट के बाद वहां जाम में फंसाए, फिर हम थोड़े से नॉर्मल हुए, हम बोले ये किस रोड में ले आए मेडिकल के लिए, फिर मेरी मेंबर लोग चिल्लाने लगी, 2-3 मेंबर गाड़ी में बैठ गई थी, बोले इधर आने की क्या जरूरत थी पीएमसी, फिर किसी तरह फिर मेरीन ड्राइव चढ़ के पीएमसीएच उतरा और पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में लगाने के बजाय गोल 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 4 बार पीएमसीएच घुमा, उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में लगाए, तब तक बज गया 2:30। ये लोग सोच रहे 3 बज जाए किसी तरह ये एंट्री डाले। अरे बेवकूफो, तुम डाल हो तो हम पात हैं, मुझे पता था ये लोग कोई ऐसा नीच वाला हरकत करेंगे, हम 10 बजे ही अपना नॉमिनेशन पेपर अंदर लगा चुके थे, लेकिन कुछ हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी रह गई है, जिसको मैं कल सुबह 9 बजे, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि बीजेपी मेरा नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए एड़ी चोटी एक में लगे हुए हैं और करवाएंगे वो लोग। अगर निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम किया और न्यायिक व्यवस्था कहीं है तो मेरा नॉमिनेशन रद्द नहीं होना चाहिए। ये वीणा मानवी है, जेजेडी उम्मीदवार है बांकीपुर से, और ये किस तरीके से कह रही है, और अगर ये जो सही अगर कह रही हैं अमलेंदु जी, तो इसका मतलब कि ये सीधे सीधे ये तो अपहरण का मामला है, किडनैप कर लिया गया, उनको उठा लिया गया वहाँ से। बिल्कुल काम कर रही है। बिल्कुल समीर जी, पुलिस ही ये काम कर रही है, और ये समझा जा सकता है कि ये पुलिस जो है क्यों इस तरीके का काम कर रही है, क्योंकि जो अभी तक जो जिस तरीके की चीज़ें आती रही हैं समीर जी, उसमें यही है कि इसी तरीके से प्रत्याशियों को हटा दो रास्ते से, और उसके बाद फिर निर्विरोध या फिर कमज़ोर प्रत्याशी सामने रह जाएं, तो ये चीज़ सामने आ सकती हैं। मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, वो एक और बड़ी बात कह रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, और वो कह रहे हैं कि मुझे तो ये डर था कि कहीं कोई तीसरा बीजेपी का उम्मीदवार ना आ जाए, यानी पहले का अभिषेक बंटी थे, उसके बाद नीरज कुमार सिन्हा आ गए, अब नीरज कुमार सिन्हा का भी नाम बदल के कोई तीसरा ना आ जाए, इसका डर था। तो मनोज झा को भी सुनेंगे वो क्या करेंगे। अच्छा, उनका जो अभी जो दूसरे उम्मीदवार है अभिषेक बंटी के बाद नीरज कुमार सिन्हा, कल उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा अमलेंदु जी, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, कि पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी प्राथमिकता है, क्या आप इस चुनाव में यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं, तो आसपास के लोगों से पूछते हुए दिखाई पड़े, लेकिन जवाब नहीं दे पाए फिर कि क्यों लड़ रहे हैं आखिर यहाँ से। हाँ तो अब वहाँ से आप चुनाव क्यों लड़ने, जब आपको यही नहीं बता सकते तो आप चुनाव लड़ने आ क्यों गए, ये भी सवाल है। तो यानी आप क्षेत्र के लिए जो है अनभिज्ञ हैं आप क्षेत्र से, यही इसका मतलब है। ये अब पता नहीं, उनको लग रहा है कि उनको चुनाव लड़ने की जानकारी भी थी कि नहीं, लेकिन अचानक लाकर लड़ा दिया गया, और फिर बीजेपी कहेगी कि जो सबसे आखिर में जो बैठे लोग होते हैं हम उनको उठाकर ले आते हैं। बहरहाल क्यों ले आते हैं, सवाल ये है महत्वपूर्ण कि आप ऐसे लोगों को ले क्यों आते हैं, उसके पीछे आपकी क्या मंशा होती है। क्या कह रहे हैं मनोज झा, एक बार उनको सुनते हैं, जो बांकीपुर में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसे लेकर। बिहार में एक बाईपोल इलेक्शन है बांकीपुर में, बीजेपी अपना उम्मीदवार देती है, फिर वापस कर लेती है, फिर नया उम्मीदवार आती है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं कल मुझे डर था आखिरी वक्त कि कोई तीसरा ना आ जाए इस दूसरे के बाद, तो ईश्वर ने बख्श दिया कि तीसरा नहीं आया, और जाहिर तौर पर एक बाईपोल है, अननेसेसरी हाइप इसके लिए उचित नहीं है। हमारा मानना है कि बांकीपुर की जनता तय करेगी कि उनको कैसी नुमाइंदगी चाहिए। हमारी पार्टी ने पिछली बार हम नंबर 2 पे थे, और इस बार की परिस्थितियों में हमें उम्मीद है कि बांकीपुर की जनता ट्रेंड से अलग हट करके एक कस्टोडियल वोट की तरह नहीं, आजाद होकर वोट करेगी। प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हो, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो जीत पाएंगे? देखिए, अगर मैं कोई मीडिया को देख करके, सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया को देख करके आकलन करे, पटना से दूर दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर, तो उनको लगेगा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन अक्सर इन दिनों हमने देखा है कि जो सोशल मीडिया का हाइप होता है, उसका जमीन से रिश्ता उतना पुख्ता नहीं होता। तो वहाँ बांकीपुर विधानसभा में जो ज़मीनी हालात हैं उसके बारे में बता रहे हैं मनोज झा कि ये सोशल मीडिया से आकलन नहीं करना चाहिए। बहरहाल क्या कुछ है वो तो नतीजों के बाद पता लगेगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जिस तरीके की कोशिश कर रही है, वीणा मानवी जो जेजेडी
की उम्मीदवार हैं जेजेडी पार्टी की, वो जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस सीट को जबरन और निर्विरोध जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हालांकि निर्विरोध कैसे जीतेंगे, वहां पर उम्मीदवार आरजेडी के भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, वहाँ प्रत्याशी मजबूत हैं और दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं। आरजेडी का भी मजबूत है और जनसुराज का प्रत्याशी भी। अब कितना मजबूत है वो तो समय बताएगा, लेकिन वाचालता में तो मजबूत है ही। तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा इस तरीके से पर्चा खारिज कराना, तो ये समझा जा सकता है। और वो तो मोदी जी के पुराने साथी हैं जो जनसुराज के हैं, उन्होंने दिया था अब की बार मोदी सरकार नारा, तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। तो इसलिए अब संकट तो होगा वहाँ बीजेपी के सामने बहरहाल। लेकिन समीर जी, जो आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है मोदी जी के प्रति, वो आक्रोश जो है वो देश भर में जगह जगह दिखाई पड़ रहा है। महंगाई को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर, तमाम मसलों को लेकर और दलितों पर अत्याचार को लेकर भी। मेरठ में एक घटना हुई समीर जी, एक ललिता गौतम हत्याकांड हुआ और उनके परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व मंत्री भी हैं दिल्ली के, नीला पटका बहुत जोर का गले में डालते हैं, तिरंगा नहीं डालते हैं, तो वो जा रहे थे मिलने के लिए, तो उनको रोका गया। तो वो हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन के साथ उनकी हुज्जत हो रही है और उनको जाने से रोका जा रहा है। आखिर जाने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल बड़ा है जी बिल्कुल, कि यहाँ तमाम जगहों पर पीड़ितों के घर जाने से, पीड़ितों से मिलने से विपक्षी नेताओं को क्यों रोका जाता है। तो राजेंद्र पाल गौतम भी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, भी नए नए बने हैं, वो भी वहाँ पर जा रहे थे मेरठ में, लेकिन उनको भी रोक दिया गया। क्या किस तरीके से रोका गया, देखते हैं। तो खैर वहाँ पर वो विजुअल अभी नहीं है शायद हमारे पास, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें बार बार ये घटना होती है कि विपक्ष के नेताओं को, अभी जब मंदिर जा रहे थे राम मंदिर में दर्शन करने, तब उनको रोक दिया गया अजय राय को, और बाद में फिर अगले दिन यानी 24 घंटे के बाद उनको खुद प्रशासन के लोग ले गए दर्शन कराने। हाँ, यही सब हो रहा है समीर जी। इस तरीके से मैं देख रहा था कि वो जा रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी वाले, उनको भी रोका गया। इंस्पेक्टर साहब कह रहे साहब मैं इंस्पेक्टर ही रहूँगा, बड़ा वायरल हुआ वो, मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूँगा। अरे कुछ पता नहीं चलता है इंस्पेक्टर साहब कब जो है सिपाही बन जाते हैं, ये भी होता है, हुए डिमोशन। तो इतने घमंड में क्यों थे ये समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर ही रहूँगा। और यहाँ मेरठ में भी आपने देखा होगा, जो घटना में जब जा रहे थे, यहाँ एसएसपी ने लोगों को खुद थप्पड़ मार रहे थे, वो कस्टडी में। और इसको लेकर पूर्व आईपीएस हैं डॉक्टर बीपी अशोक, उनका बहुत वायरल हुआ, उनका कि ये किस तरीके से एक एसएसपी जो है वो कस्टडी के अंदर जो है कर सकता है। रवि गौतम एडवोकेट जो है उनकी गिरफ्तारी करके और पुलिस वैन में बैठ के और एसएसपी आके वहाँ कहते हो खूब वायरल हुआ वो जी इस तरीके की। तो यहाँ भी जो ये ट्वीट किया है यूपी कांग्रेस ने, और ये विजुअल भी है, हम लोग देख सकते हैं समीर। बिल्कुल, इसको जो वहाँ पर ट्वीट है, लेकिन इधर खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से भी बड़ी खबर आ रही है, और कोलकाता हाईकोर्ट से आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष समेत 8 लोगों को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया है हाईकोर्ट ने। मामला क्या है अमलेंदु? हाँ, मामला ये समझिए कि जो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था उम्मीदवारों को रद्द करने का उम्मीदवारी, तो उसमें हाईकोर्ट के बाहर एसएससी भर्ती उम्मीदवारों के 25 अप्रैल 2025 को विरोध प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया था। तो कुणाल घोष समेत 8 अन्य लोगों का नाम है उसमें। तो इससे न्यायपालिका की छवि खराब हुई और न्याय प्रक्रिया में बाधा पड़ी, ये कोलकाता हाई कोर्ट ने कहते हुए इनको अवमानना का दोषी ठहराया है। अब मुकदमा चलेगा, दोषी ठहरा दिया है, तो अब सज़ा क्या होगी ये देखा जाएगा। क्या सज़ा होती है अवमानना की, 2 साल से ज़्यादा होती है तो कुणाल घोष जो है एक उनकी सदस्यता वो चली जाएगी, एक विधायक और कम हो जाएगा, मजबूत विधायक टीएमसी का। तो ये वहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है कोलकाता हाईकोर्ट से, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है। अब सज़ा कितनी होती है, अब सज़ा बाद में अनाउंस की जाएगी, लेकिन दोषी ठहराया गया है। और अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तब फिर वो सदस्यता भी चली जाएगी, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन ये जो तमाम तरीके बीजेपी के दिखाई पड़ रहे हैं, खैर अब इसमें ये तो अदालत का फैसला है, लेकिन वहाँ जिस तरह से बहुत सारे विधायकों को तृणमूल कांग्रेस से तोड़ा गया, सांसदों को तोड़ा गया, इधर महाराष्ट्र में तोड़ा गया,
इनका तोड़ने का जो मकसद था अमलेंदु जी, अब वो मकसद लग रहा है कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से चढ़ावा चोरी और तमाम मुद्दे आकर बीजेपी को ही घेरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी। और एक अनुराधा पौडवाल जो हैं, एक गायिका हैं, पार्श्व गायिका, उनका एक पॉडकास्ट का 1 मिनट 19 सेकंड का जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती सुनी जा सकती है, कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत था हम विश्वगुरु बनेंगे, पर अब लगता है विश्वगुरु को कंट्राडिक्ट करने वाली बातें ज़्यादा हो रही हैं। या तो विश्वगुरु करना बंद करो, या ये सब नॉनसेंस बंद करो। यानी जो आप कर रहे हैं विश्वगुरु, या तो आप इसको बंद कीजिए या फिर इसको बंद कीजिए, ये आ रहा है। बिल्कुल, तो ये उनका अपना पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है। इस तरह के बहुत सारे अपने बयान हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं, कई लोगों के विचार बदल भी रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर, खासकर छात्रों के मुद्दों पर, विदेश नीति पर, और सबसे ज़्यादा जो चढ़ावा चोरी को लेकर, वो अब संसद में मानसून सत्र के दौरान उसके लिए भारी पड़ने वाला है। उसकी काट उसे दिखाई नहीं पड़ रही है। ये दिखाई पड़ गया है आरएसएस की 3 दिन की जो बैठक हुई अभी पिछले दिनों बेलगावी में। बहरहाल विपक्ष किस तरह से घेरने की रणनीति बनाता है, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो रहेगी इन सब पर नज़र। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।